सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन जो हमने लाइट का यानी ऑप्टिक्स के सेक्शन का स्टार्ट किया था। और ऑप्टिक्स के सेक्शन में हम जो पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन का हमारा पॉइंट था रे ऑप्टिक्स। यानी हम ऑप्टिक्स को तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले से हमारी कंडीशन है कि हम लाइट को एज ए वेव कंसीडर नहीं करेंगे, लाइट को एज ए रे कंसीडर करके फिर यहाँ पे पढ़ने वाले। अभी रे का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है। देखो एक ही स्टेटमेंट में क्लियर होता है कि लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन ऑफ द लाइट इज कंसिडर्ड एज रे ऑफ लाइट। जो लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज ए रे ऑफ लाइट। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था और रे ऑप्टिक्स को डिस्कस करते टाइम हमने डिसाइड किया है, ठीक है कोई इश्यू नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, बेसिकली लाइट को कंसीडर करेंगे कि लाइट ट्रैवल करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली। मतलब लाइट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था कि लाइट मतलब क्या है, वेव है। लाइट मतलब क्या है, वेव है। तो उस तरह का कोई भी कंसीडरेशन जब तक हम रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लाइट को बस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है इसका अकॉर्डिंग मतलब ये कंसीडर करके स्टडी करने वाले हैं। तो इसके कंसीडरेशन से हमने बस दो फेनोमेनन डिस्कस करने हैं इस टॉपिक में। एक है रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है हमने उसको बहुत प्रॉपर टाइम देके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके टेस्ट भी कंडक्ट की, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी लिए। मतलब रिफ्लेक्शन में कोई पार्ट नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड दूसरा फ्रॉम कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए फिक्स रूल थे, कर्व सरफेस में तो कुछ नहीं था। ठीक है, मिरर एंड उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है, मिरर इक्वेशन क्या है, मैग्निफिकेशन कैसे होता है, इनको छोड़ के जो फिक्स रूल है उसके फिक्स क्वेश्चन आते हैं। मतलब थ्योरी स्टडी करने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन उतने ही सिंपल है। रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि उसके अगेंस्ट पार्ट है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। इसकी थ्योरी एक लेक्चर में ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसके क्वेश्चन सॉल्व करते करते आज तीसरा दिन है, तीनों वर्कशीट। और कल भी पेपर में हमने देखे आए अच्छे मार्क्स, लेकिन जितने एक्सपेक्टेड थे उतने अच्छे नहीं आ रहे। मतलब यही रूल है कि जो टॉपिक स्टडी करने के लिए डिफिकल्ट लगता है उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एंड जो स्टडी करने के लिए डिफिकल्ट लगता है उसके लिए मतलब जो सिंपल लगता है उसके जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, इसलिए हम ऑप्टिक्स का एडवांटेज लेने वाले हैं। दुनिया भर इसको प्रिपेयर ही नहीं करते, कोई डिफिकल्ट लगता है हम इसको बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और इसके ऊपर आने वाले जो 5 to 6 क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी हालत में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये हम केयर ले रहे हैं। इसलिए एक एक मतलब वर्कशीट को एक एक पूरा दिन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आज हमें रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन का ही पार्ट पढ़ना है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस से। लेकिन प्लेन सरफेस की यहाँ पे एक स्पेशल केस होगी जिसको अपन बोलते हैं एज ए प्रिज्म या फिर प्रिज्म। अभी प्रिज्म या फिर प्रिज्म क्या है कि बेसिकली अगर इसको देखेंगे नेचर के साथ कंपेयर करेंगे तो नेचर में क्या होता है, बारिश गिर के मतलब स्टॉप होने के बाद जब रेन गिरती है, स्टॉप होती है, तो वहां पे क्या होता है, हमें स्काई में एक रेनबो दिखाई देता है। तो ये रेनबो क्यों दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, उसके पीछे क्या रीजन होगा, इसको सोचने गए तो हमें एक फेनोमेनन वहां पे समझ में आ गया, मालूम हो गया, जिसको हम बोलते हैं एज ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रेनबो प्रोड्यूस करने के लिए जो फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है वही फेनोमेनन प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करने के लिए पॉसिबल है, एंड उसी को अपन डिस्पर्शन पढ़ते हैं। मतलब आज के लेक्चर की कंसेप्ट में हमें प्रिज्म पढ़ना है, लेकिन हम प्रिज्म में कोई मतलब थर्मल के रूल नहीं पढ़ने वाले, जो रिफ्रैक्शन में पढ़ा था वही पढ़ने वाले, बस उसकी एक स्पेशल केस है। क्या है उसकी एक स्पेशल केस है, कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे ऑकर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले प्रिज्म के ऊपर आते हैं, देन डिस्पर्शन के ऊपर आते हैं, देन उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, क्योंकि प्रिज्म के ऊपर कंपलसरी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एंड ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। किसी को भी प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी केयर लेंगे, वन बाय वन सारा बेसिक से पूरा पार्ट देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कशीट सॉल्व करेंगे, एंड टुनाइट टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक टेस्ट में 170 प्लस मार्क्स नहीं आते तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हमारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट प्रिज्म के ऊपर। शुड वी कंटिन्यू, कोई इश्यू नहीं है ना लाइट का, दिख रहा है ना बोर्ड पे? ओके ठीक है। तो बेसिकली प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म मतलब बेसिकली प्रिज्म इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है।
piece of transparent material बाउंडेड बाय वैसे बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, लेकिन इन जनरल हम क्या करेंगे, जो प्रिज्म डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड केस में, उसमें 2 ट्रायंगल एंड 3 रेक्टेंगल्स होंगे। 2 ट्रायंगल एंड 3 रेक्टेंगल से हम उसको कंबाइन करेंगे। देखो फिर से मैं बोल क्या रहा हूं कि ऐसे नंबर ऑफ सरफेसेस हम कंबाइन करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इन जनरल स्टैंडर्ड केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल एंड 3 रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, यही भारी दिख रहा है। तो इस तरह का प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म कैसे होता है इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलो अभी और भारी हो जाएगा। इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट पीस है, ठीक है, जिसको हम प्रिज्म कंसिडर करने वाले हैं। अब ये प्रिज्म में क्या होता है, देखो सामने की साइड में एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल। सेम सिचुएशन इसके पीछे, इसके बिहाइंड है, पीछे भी क्या होगा, एक ट्रायंगल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 ट्रायंगल है एंड 3 रेक्टेंगल है। इनको अगर कंबाइन करेंगे एंड सारे अगर ट्रांसपेरेंट होंगे तो वहां पे क्या होता है, इस बॉडी को, इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म मतलब क्या है, प्रिज्म इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इस टाइप के प्रिज्म में क्या है, देखो जिस साइड के ऊपर हमने प्रिज्म को रखा है उसको बोला जाता है बेस ऑफ प्रिज्म। जिस यहाँ पे हमने प्रिज्म को प्लेस किया है उसको बोला जाता है बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होने वाली है, रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आने वाली है, एंड यहां से लाइट का एमर्जेंस होने वाला है। यानी कि ये फर्स्ट साइड एंड ये सेकंड साइड, ये दोनों साइड से रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए इनको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एजेस। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिंग एजेस। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग एजेस होते हैं, एंड ये दोनों रिफ्रैक्टिंग एजेस के बिटवीन जो एंगल यहाँ पे प्रिज्म बनाता है ए, इस ए को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ए वहां पे इंक्लूडेड होगा, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेसिकली देखो आज हम स्टडी करने वाले फिर से रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्शन स्टडी करते टाइम कंडीशन क्या है कि हम जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वो नॉर्मल बॉडी नहीं है, मतलब स्फेरिकल भी नहीं है एंड प्लेन है, लेकिन प्लेन की एक स्पेशल केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 ट्रायंगल एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस को ज्वाइन करके यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पीस बना रहे हैं, जिसमें से लाइट पास होने के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होने वाला है, एंड उस रिफ्रैक्शन से लाइट का क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट होने का, डिफरेंशिएट होने का पार्ट यहाँ पे ऑकर होने वाला है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी बोर्ड पे लिखी है कि यहाँ पे होता क्या है। स्टैंडर्ड केस ऑफ प्रिज्म अगर देखेंगे तो सामने एंड पीछे ऐसे 2 ट्रायंगल, उसके साइड में 1 2 एंड बेस की ऐसे 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है, 2 ट्रायंगुलर है, इनको कंबाइन करके बाउंड करके जो पीस बना, जो ट्रांसपेरेंट है, वो प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म प्रिज्म क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिज्म मतलब ऐसे ट्रायंगुलर बॉडी दिखनी चाहिए आपको, जहां पे क्या होगा, 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होंगे, लाइट एक साइड पे एंटर करेगी, दूसरे साइड से एमर्ज हो जाएगी, तो ये दोनों बनी रिफ्रैक्टिंग एजेस। देन दोनों रिफ्रैक्टिंग एजेस के बिटवीन जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दैट विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म, उसका बेसिक नोमेनक्लेचर हमने देखा है। वंस अगेन यहाँ पे फिर से मैं रीड्रॉ करता हूँ। प्रिज्म मतलब क्या होता है, देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, पूरा ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने वाला लाइट रे, इसको बोला जाता है IR, इंसिडेंट रे। देन यहाँ पे ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, इन दोनों को बोला जा रहा है एज ए रिफ्रैक्टिंग एजेस। रिफ्रैक्टिंग एजेस, रिफ्रैक्टिंग एजेस के बिटवीन जो एंगल है उसको बोला जाता है ए का मतलब हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड जिस साइड के ऊपर हमने प्रिज्म को प्लेस किया है वो बना प्रिज्म का बेस। ठीक है, बेसिक नोमेनक्लेचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। सानिया, रिफ्रैक्टिंग एजेस ये दोनों, जहां पे लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट होने वाला है, ये फर्स्ट वन एंड ये सेकंड वन, इन दोनों को बोला जाता है एज ए रिफ्रैक्टिंग एजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हो गया, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन में हम जो करते हैं वही हमें यहाँ पे करना है। क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद
यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। समझ रहा है क्या? कोई इश्यू नहीं ना? नहीं दिख रहा है? चलो, जितना हो सकता है उतना कंटिन्यू करते हैं। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इस तरह से इंसिडेंट होगा, यहाँ पे ये एक नॉर्मल था, इस सरफेस पे दूसरा नॉर्मल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पहला नॉर्मल था, अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नॉर्मल के साथ में यहाँ पे जो एंगल बना वो बनेगा R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन फर्स्ट एज, ये बनेगा R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सेकंड एज, एंड लाइट रे फिर इस तरह से बाहर निकाल के ये एमर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार क्या क्या डायग्राम में ड्रॉ किया है दिख रहा है क्या, समझ लो। और जहां पे लाइट रे बाहर निकलता है वो एमर्ज हो रहा है, इसलिए ई को बोला जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। मतलब डायग्राम में मैंने आई ड्रॉ किया है, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 एंड R2 ये बनेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ई का मतलब होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, इसको बोला जाएगा एमर्जेंट लाइट रे, ये बनेगा इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, चलो बोर्ड पे टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है कि देखो एक बार 180 कंसीडर किया है। ठीक है, देखो डायग्राम में क्लियर है क्या? डायग्राम में जो ट्रायंगल था BCD, इस ट्रायंगल में हमने R1 R2 एंड C इनके एडिशन को 180 कंसीडर किया है। बेसिक ज्योमेट्री का रिलेशन है। ठीक है, ट्रायंगल के सारे एंगल की सम 180 डिग्री होती है। अब उसी तरह से देखो ये जो आपको ABCD दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये जो एंगल D है एंगल B है, ये दोनों 90-90 है क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किए थे। कमन फास्ट में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो डायग्राम में कि जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल है। क्या ABCD? इट्स ए क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में B का एंड D का दोनों का एंगल 90-90 डिग्री है, क्योंकि B एंड D कब फॉर्म हुए थे? जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब ये एंगल B प्लस एंगल D, इनकी सम कितनी है? 180 है। एंड इनकी सम अगर 180 है तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहां पे लिखता हूं, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें एंगल A प्लस एंगल CB 180 डिग्री होगा। देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की सम कितनी होती है? 360 होती है। इसलिए B एंड D की सेम अगर 180 है तो उसका मतलब रिमेनिंग दो साइड जो बचे A एंड C, उनकी सम भी 180 डिग्री होगी। एंड अपोजिट एंगल की सम अगर 180 है तो उस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री हो गया। इज दैट क्लियर? कम ऑन फास्ट, इज दैट क्लियर? कमेंट करो। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा एंड ये अगर सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकी इसकी साइड 180 है, इसकी भी एक साइड 180 है, तो R1 प्लस R2 प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस C, यानी यहाँ पे इसी कैंसिल होगा, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A बनेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंडीशन, R1 प्लस R2 कितना है? ये A है। लिख लो साइमल्टेनियसली, अभी इसके स्क्रीनशॉट थोड़े क्लियर नहीं आएंगे। हाँ रिया, कौन से साइड वाला? R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। अब क्लियर है? ओके, A प्लस C, ये ना, ये A प्लस C है, ये यहाँ का एंगल A, यहाँ का एंगल C, A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे है। क्लियर? ठीक है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A मिला था यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। अब सेम डायग्राम है
और डायग्राम में मुझे आगे की कुछ कंडीशंस यहाँ पे डिराइव करनी है। देखो, अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये लाइट रे इस पाथ के अलोंग ट्रैवल करता, मतलब ये क्या बना यहाँ पे, अनडिविएटेड रे। लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे यहाँ पे जा रहा है, तो अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये होगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, देखो डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन कहां से आ रहा है, कहां पे लिखा है, समझता है क्या, कि प्रिज्म अगर नहीं होता तो लाइट रे उधर जा रहा है अनडिविएटेड रे के अलोंग, लेकिन प्रिज्म उसको बेंड करके इधर लेके आ रहा है एमर्जेंट रे के अलोंग। तो ये दोनों इंसिडेंट रे मतलब अनडिविएटेड रे एंड एमर्जेंट रे के बिटवीन का जो एंगल है दैट विल बिकम एंगल ऑफ डेविएशन हियर। है क्लियर एंगल ऑफ डेविएशन? यस और नो? है क्लियर? क्लियर है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट P बना देता हूं, यहाँ के डायग्राम रीड्रॉ करता हूं मैं ऐसे। देखो ये B है, ये D है, एंड यहाँ पे ये पॉइंट P है, इसको मैंने डेल्टा बोला है। एंड इधर का एंड इधर का ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बनेगा I माइनस R1। इधर जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, E माइनस R2। अब जो मैंने नीचे लिखा है I माइनस R1 एंड E माइनस R2, वो आया कहां से, क्योंकि रिफ्रैक्शन में डेविएशन का फॉर्मूला होता है I माइनस R। तो जो I माइनस R1 है वो डेविएशन है एट B, एंड E माइनस R2 है वो डेविएशन है एट D। है क्या क्लियर? ये I माइनस R1 E माइनस R2 कहां से लिखे, चलो बोलो पटपट, क्लियर है? पटपट कमेंट करो। क्लियर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, आपका 10th का एक थ्योरम यूज करूंगा, दूरस्थ अंतर कोणाचे प्रमेय, दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। कल्पेश, ऐसे रिफ्रैक्शन में डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, I माइनस R। तो डायग्राम में यहाँ पे ये जो एंगल है डेविएशन है, यहाँ पे जो लिखा है वो, तो ये I माइनस R1 मतलब ये डेल्टा 1, E माइनस R2 मतलब डेल्टा 2। तो ये डेल्टा 1 था, ये डेल्टा 2 था। कल्पेश, है क्लियर? डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। तो जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशन ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या है, वो इस तरह से होता है कि अगर ये ट्रायंगल दिया है तो इधर का एंगल ये x1 एंड x2 इनकी सम होती है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। याद है कि ये थ्योरम, नहीं याद है तो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, वो याद कर लो कि ये x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होता है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स है, इनकी सम मतलब ये एक्सटीरियर एंगल्स होता है। ये 9th में हो गया है थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। इज दैट क्लियर? बहुत एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं आज। तो इसको अगर मैं सेम इस डायग्राम में अप्लाई करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा इक्वल्स टू मुझे मिलेगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। देखो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम अप्लाई किया है यहाँ पे ये PBD में, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिला, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो बोलो। आर्या, ठीक है, आर्या रिपीट करो बोल रही है। आर्या, मैंने अभी क्या बोला था कि ऐसा एक, एकदम घासन ली तो ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का यहाँ पे एंगल अगर x है, इधर का एंगल x1 है, इधर का एंगल x2 है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम बोलता है कि ये एक्सटीरियर एंगल मतलब दूर के रिमोट जो एंगल है उनकी सम होता है x1 प्लस x2। वही कंडीशन यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल छोड़ के जो रिमेनिंग टू है, इधर का I माइनस R1 इधर का E माइनस R2 इनकी सम होगी। वही लिखा है डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू
I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, वही लिखा है, बस ब्रैकेट नहीं लिखे मैंने एक बार, ठीक है। अथर्व ये डेल्टा है ना बेटा, ऐसे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये जो डेल्टा है, इधर का एंगल एंड इधर का एंगल, इन दोनों की सम होती है। ये थ्योरम था 9th 10th में, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। वही पार्ट यहाँ पे दिया है, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू, इधर का एंगल कितना है I माइनस R1, इधर का एंगल कितना है E माइनस R2, इनकी सम इज डेल्टा, इतना ही सिंपल बस। अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिला था मुझे, डेल्टा इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये डेल्टा इक्वल्स टू होता है I प्लस E माइनस ऑफ, ठीक है, इधर लिखता हूं थोड़ा, ये डेल्टा इक्वल्स टू आ गया I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, मतलब माइनस R1 माइनस R2 एक ब्रैकेट में लिखे हैं एंड दोनों में से बस माइनस कॉमन लिया है। डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, है क्लियर, है क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो है, इससे पहले जो इक्वेशन मैंने रब किया था, वहां पे ऐसा इक्वेशन हमने डिराइव किया था कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू तो A है, करो याद इसको, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, ये प्रूव किया था हमने वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वगैरह पार्ट लेके, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ऑफ A, यानी A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, एंड ये प्रिज्म की केस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E, क्लियर है क्या बोलो? ओके, तो अभी ये कंडीशन मुझे मिल गई, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट, पूरा डिस्कशन जो था उसमें बस दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें मिली है, एक R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, एंड दूसरी A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड ये अगर एंगल ऑफ डिविएशन है तो ये क्या होता है, इस तरह से वैरी होता है। एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनका वेरिएशन मैंने ग्राफिकली प्लॉट किया है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली, कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया था, जो ऑब्जर्वेशन थे उसको यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट किया है, और उसके बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब लाइट रे का डेविएशन क्या होता है, डेल्टा यम होता है, मिनिमम होता है। एंड ये स्टैंडर्ड केस है प्रिज्म को आप आगे का पार्ट स्टडी करने के लिए, कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जहां पे डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, एंड इसको कंसीडर करके हम आगे प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने वाले, ठीक है। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, जहां पे मिनिमम हो गया उसके बियॉन्ड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो फिर से डेविएशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो डेविएशन मिनिमम है, डेल्टा यम है, ये स्टैंडर्ड केस हमने कंसिडर किए, एंड ये अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो होता क्या है, देखो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता है। मतलब अगर डेविएशन मिनिमम है तो उस केस में लाइट रे खुद का पाथ रिट्रेस करता है। मतलब क्या होता है, देखो कि अगर ऐसा प्रिज्म दिया है तो ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ई था, तो अगर ये डेविएशन मिनिमम है तो लाइट रे इधर से पास करेंगे तो ऐसे जाएगा, लाइट रे इधर से पास कराएंगे तो ये इधर से आएगा, मतलब आई एंड ई सेम हो जाते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं बचता है। कब? अगर डेविएशन मिनिमम है तो। इसलिए जब मिनिमम डेविएशन होता है तब आई इक्वल्स टू ई बनता है, एंड ये जो साइड यहाँ पे दिख रही है, मैं डार्क कर रहा हूं, ये बेस को पैरेलल हो जाती है, ये दोनों पैरेलल हो जाती है,
एंड इसलिए R1 एंड R2 दोनों इक्वल बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट ये मिला कि व्हेन डेविएशन इज मिनिमम, व्हेन डेविएशन इज मिनिमम I इक्वल्स टू E एंड R1 इज इक्वल्स टू R2। अब इनकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, ये दो इक्वेशंस में पुट करूंगा। अगर R1 R2 इक्वल है, इसका मतलब R इज इक्वल्स टू A/2 हो जाएगा। I एंड E अगर इक्वल है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, यानी I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, लेकिन डेल्टा कौन सा लेना है, मिनिमम वाला, अपॉन 2 हो जाएगा। देखो ये R एंड I कैसे आया, ये समझ में आ रहा है क्या? गायत्री काय रिपीट करो बेटा। हे बघा सिंपल केस है कि होता क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, हाँ ठीक है, ये ग्राफ तक क्लियर है सबको। तो हम क्या करने वाले हैं, आगे एक स्टैंडर्ड केस लेने वाले जहां पे डेविएशन मिनिमम हो रहा है, एंड मिनिमम डेविएशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन डेविएशन इज मिनिमम, लाइट रे retraces its path। जब डेविएशन मिनिमम है, लाइट रे क्या करता है, उसका पाथ रिट्रेस करता है। क्लियर है क्या, ये समझ में आ गया क्या स्टेटमेंट मैंने जो लिखा, वो ग्राफ में जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखी थी, वो अगर हो रही है तो लाइट रे क्या करता है, खुद का पाथ रिट्रेस करता है, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस था वो इमरजेंट रे के इक्वल हो जाएगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो जाएगी I इक्वल्स टू E वाली। अगर ये स्टेटमेंट यहां पे अप्लाई करेंगे तो I इक्वल्स टू E होता है, एंड I इक्वल्स टू E हो गया तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्रिज्म था, ये जो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रे जा रहा था, इमर्जेंट हो रहा था, तो ये अंदर की जो रिफ्रैक्टिंग साइड थी, रिफ्रैक्टिंग रे था, ये बेस को पैरेलल हो गया। अगर ये बेस को पैरेलल हो गया तो R1 इक्वल्स टू R2 बना, लेकिन यहां पे हमने लिखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, लेकिन R1 R2 दोनों इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, R प्लस R इज इक्वल्स टू A। अगर R प्लस R इक्वल्स टू A हो गया तो ये 2R इक्वल्स टू A बनेगा, यानी R इक्वल्स टू बन गया A/2। R इक्वल्स टू A/2 तक क्लियर है क्या? चलो सानिया, गायत्री, R इक्वल्स टू A/2 तक क्लियर है? ओके। अब सेम कंडीशन, ये I एंड E इक्वल है तो मैं इसको I प्लस I लिख सकता हूं, तो A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू बना 2I, सो I बना A प्लस डेल्टा अपॉन 2। देखो बोर्ड पे क्लियर है, तो I एंड R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज किया तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला मिलेगा म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I, लेकिन I कौन है, A प्लस डेल्टा अपॉन 2 है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय R कौन है, साइन ऑफ A/2 है। बहुत परेशान किया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्लियर है, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2, अभी क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बोर्ड पे दिख रहा है, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है द प्रिज्म फॉर्मूला। जो बोर्ड पे दिख रहा है ये बना हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है एंड आप उसको सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ A/2। इज दैट क्लियर? चलो पटपट कमेंट करो, आप क्लियर है क्या? स्टार्ट से एक बार फिर से इन शॉर्ट रिवाइज कर देता हूं ना, बहुत एफर्ट्स लगे मेरे, अभी 2 मिनट में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर इससे रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा। कंडीशन क्या है, हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं। प्रिज्म मतलब क्या है, इट्स ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट सरफेस बाउंडेड बाय 2 ट्रायंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये बेस फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 रेक्टेंगुलर एजेस है, सामने एक ट्रायंगल, पीछे एक ट्रायंगल, ऐसे 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे जिस साइड के ऊपर हमने प्रिज्म को रखा है वो बन गई बेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रे इंसिडेंट होता है इस एज पे, रिफ्रैक्ट होता है, यहां से बाहर निकलता है। तो ये दोनों एजेस जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है इनको बोला जाता है एज ए रिफ्रैक्टिंग एजेस। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग एजेस। और ये रिफ्रैक्टिंग एजेस के बिटवीन जो एंगल बना था वो बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो गया, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये एमर्ज हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एमर्जेंट रे था, इसने जो बनाया वो बनेगा ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बना R1, ये बना R2। प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे यहाँ पे जाता, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये डेल्टा बन गया। ठीक है, इस तरह का ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर हो गया। फिर इक्वेशन चाहिए थे, इक्वेशन में हमने क्या किया, पहले इस यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर बना दिया, ए बी सी डी। और ये ए बी सी डी में हमने देखा कि जो ट्रायंगल है बी सी डी, ये नीचे वाला, इसमें R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 होती है। और उसके बाद में हमने देखा कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अगर बी एंड डी की सम 180 है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ए एंड सी की सम भी 180 डिग्री होगी। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर किया, एक साइड सेम थी, दूसरी साइड इक्वेट कर दी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, R1 प्लस R2 प्लस C इक्वल टू बना A प्लस सी, सी कैंसिल हो गया, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A आ गया, फिनिश्ड। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे जो डायग्राम है, ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं रिड्रॉ करता हूं कि यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल है, एक B पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे P लिया है मैंने, P, ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल डेल्टा 1 है, ये एंगल डेल्टा 2 है। एंड एंगल ऑफ डिविएशन इन रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा 1 हो गया I माइनस R1 एंड डेल्टा 2 हो गया I माइनस R2। तो यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, दूरस्थ अंतर कोणाचे प्रमेय, मतलब उसको हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है सम ऑफ 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी डेल्टा बना डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा I माइनस R1 प्लस I माइनस R2। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा क्या बनेगा, I प्लस ई माइनस ऑफ ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक है, एंड ये इक्वेशन मिलने के बाद हमें यहाँ पे बस 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन मिले अब तक के डिस्कशन से। एक R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, दूसरा A प्लस डेल्टा, क्या था यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे मिले थे। क्लियर है? अथर्व बस एक प्रिंसिपल है बेटा, नहीं समझा फिर व्हाट्सएप पे बोलता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल में क्या है कि एक 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम था, अगर ये एंगल x1 है, ये एंगल x2 है एंड ये x है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होता है, ये थ्योरम था। अभी हमें सेम ट्रायंगल मिल रहा है, बस डिफरेंस क्या है, ये एंगल डेल्टा 1 है, ये एंगल डेल्टा 2 है एंड ये डेल्टा है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 की वैल्यू है I माइनस R1, डेल्टा 2 की वैल्यू है E माइनस R2। इसको पुट करके मुझे ये इक्वेशन मिला है, बस नया कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे एंड उन ऑब्जर्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट किया था इस तरह से। फिर हमें मालूम हुआ था कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी होता है, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो भी वेरी होता है, और उसका वेरिएशन हमने इस तरह से ग्राफिकली प्लॉट किया था। और उसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है
जिसके लिए ये डेविएशन मिनिमम होता है, जिसको अपन डेल्टा एम बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए डेविएशन मिनिमम होता है, जिसको अपन डेल्टा एम बोल रहे हैं। मतलब कि क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होगा एक पर्टिकुलर एंगल पे मिनिमम डेविएशन था, उसके बियॉन्ड अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो फिर से डेविएशन बढ़ने लगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन है कि ये स्टैंडर्ड केस है जब डेविएशन मिनिमम है। तब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब ये डेविएशन मिनिमम होता है तब जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है रिफ्रैक्ट होके इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी I इक्वल्स टू ई बन रहा है। क्या बन रहा है? I इक्वल्स टू ई बन रहा है। एंड अगर I इक्वल्स टू ई बन रहा है मतलब ये क्या करेगा, खुद का पाथ रिट्रेस करेगा। मतलब लाइट रे यहां से भेजा तो यहाँ पे जाएगा, या फिर यहां से भेजा तो यहाँ पे आएगा। मतलब ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, यानी I इज इक्वल्स टू ई होगा। ये कंडीशन आती है कब? अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम लेते तब। उसके साथ क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिंग एज थी, ये रिफ्रैक्टेड रे था इनसाइड द प्रिज्म, ये बेस को पैरेलल होता है। एंड ये बेस को पैरेलल होने से R1 एंड R2 ये जो है इक्वल बनते हैं। R1 एंड R2 ये जो है इक्वल बनते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या होगा, R1 एंड R2 इक्वल है, मैं उनको R बोल रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, R प्लस R इज इक्वल्स टू ए होगा, यानी R इज इक्वल्स टू ए बाई 2 हो जाएगा। एंड इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 को हमने ए बोला, तो ये इक्वेशन बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे I एंड E अगर इक्वल है तो ये डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस आई माइनस ए ऐसे बनेगा। अब माइनस ए इधर आके प्लस ए बनेगा, तो ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 ये I हो गया। तो I एंड R क्लियर है सबको? वंस अगेन पूरा पार्ट फ्रॉम स्टार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता है, इसलिए आई एम गिविंग सो मच टाइम टू डू द प्रिज्म। ओके, एकदम क्लियर। अब लास्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, बस स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। क्या है स्नेल्स लॉ? म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। बस आई प्रिज्म की केस में इतना होता है, आर प्रिज्म की केस में इतना होता है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2 हो गया। दिस इज नथिंग बट द प्रिज्म फॉर्मूला। अब कोई डाउट नहीं चाहिए इसमें। कल्पेश, डेविएशन इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन वो स्टैंडर्ड केस में हम उसको मिनिमम ही कंसीडर करते होता, मतलब हर बार चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो प्रिज्म फॉर्मूला बनता है ये डेविएशन मिनिमम था, ये एज्यूम करके हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ डेविएशन। चलो कमेंट पास, कमेंट करो। हो, यस आकांक्षा, है क्लियर प्रिज्म फॉर्मूला? ओके, तो प्रिज्म फॉर्मूला हो गया। अभी बाकी बातें बहुत सिंपल है रिलेटेड टू प्रिज्म। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एक आपकी वर्कशीट में इसी फॉर्मूले के ऊपर दे रहा हूं। आपको बोला गया है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल आपको बोला है 60 डिग्री है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? वन प्रिज्म इज गिवन having angle of prism as 60 degree, refractive index 1.5, then the angle of deviation will be करो सॉल्व। जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखो बोर्ड पे, ऐसे क्वेश्चन में बोलेंगे कि ये प्रिज्म है, एंगल प्रिज्म का है। प्रिज्म बोला मतलब हमें मालूम है कि म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा अपॉन 2
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2 है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे म्यू कितना है 1.5 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, ये न्यूमरेटर अननोन रहेगा क्योंकि इसमें डेल्टा कितना है मालूम नहीं, डिवाइड बाय साइन ऑफ ए कितना है 60/2 कर रहे हैं मतलब ये 30 बनेगा। अगर ये 30 करेंगे तो क्या होगा 1.5 इंटू साइन 30 है 1/2, 1/2 मतलब 0.5 इज इक्वल्स टू क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा अपॉन 2। मैथमेटिकल अरेंजमेंट है बस, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन प्रिज्म, सगळ्यात सिंपल। पूरे रे ऑप्टिक्स में सबसे सिंपल कुछ है तो वो प्रिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 5 कितना होता है 75, मतलब 0.75 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 आ रहा है, सॉरी साइन ना, साइन इधर आके साइन इनवर्स होगा मतलब ए प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.75। देखो बोर्ड पे क्लियर है कि यहां तक। अब साइन इनवर्स ऑफ 0.75 चाहिए। अगर साइन इनवर्स ऑफ 0.70 होता तो मैं उसको 45 बोलता, अगर 0.86 होता तो हम उसको साइन 60 बोलते। 75 है मतलब ये 50 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50, यानी a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 100, सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस a यानी 60, सो मिनिमम डेविएशन का एंगल 40 के आसपास होना चाहिए। फिर 40 के आसपास वो 39 है या फिर 41 है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। गायत्री, ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, 48 डिग्री बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 0.75 एग्जैक्टली 48 है। अब 48 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? देखो क्वेश्चन, क्या कर रहे, सो गए क्या? ठीक है, क्लियर है। Find angle of incidence if angle of prism is 60 degree, angle of emergence is 45 degree and deviation produced is 30 degree. चलो करो फाइंड। सो इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एकदम सबसे पहले कंडीशन बेसिक बोल देता हूं, जब भी प्रिज्म के फॉर्मूले आएंगे, अब तक हमने दो ही कंडीशन देखे, एक प्रिज्म फॉर्मूला एंड उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो बेसिक प्रिज्म के फॉर्मूले से रिलेटेड दो ही कंडीशन है, देखो ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ a/2 एंड दूसरा I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। तो इसमें सीधा सीधा रिलेशन याद रखना है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं तो ऊपर का फॉर्मूला यूज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रहे तो ये नीचे का फॉर्मूला यूज करेंगे, खत्म। अब नीचे के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, हमें क्या चाहिए यहाँ पे I चाहिए, तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा माइनस ई, ए 60 है, डेल्टा 30 है, 90 माइनस 45 मतलब I बना 45 डिग्री, हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस कंफ्यूजन के लिए इधर उधर में टर्म जो है वो सेपरेट करेंगे। करेक्ट है भाग्यश्री, 13 तो आशीष आंसर दे, 13 13 15। चलो बोर्ड पे सॉल्यूशन लिखा है, देख लो आंसर। तो ये हो गया प्रिज्म एंड प्रिज्म फॉर्मूला। अब प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर साल उसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं? क्योंकि प्रिज्म में होता है डिस्पर्शन, प्रिज्म में होता है डिस्पर्शन। अब क्या है डिस्पर्शन मतलब? डिस्पर्शन मतलब है phenomenon in which white light get separated into its 7 constituent colors। ठीक है, व्हाइट लाइट का उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेशन होने का जो फेनोमेनन है उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये 7 कलर आए कहां से? इसलिए जब फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था तब मैंने लाइट मतलब क्या है वो आपको इंट्रोड्यूस किया था,
और मैंने बोला था कि बेसिकली लाइट में जो है 7 कलर्स होते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक रे ऑप्टिक्स में कुछ कुछ कंडीशंस आती है जहां पे हमें वे ऑप्टिक्स की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें होते हैं लाइट के 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए विबजर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजर, ऐसे 7 कलर्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ स्टार्ट होती है फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम और एंड होती है एट 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है। एंड इसी वेवलेंथ की बिटवीन अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको ही समझने के लिए ह्यूमन आई एबल है। तो ऐसे 7 कलर्स लाइट में पहले से होते हैं, लेकिन जब ये लाइट प्रिज्म में से हम पास कर रहे हैं तो प्रिज्म क्या करता है, इनको सेपरेट करता है। हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाई सेपरेशन ऑफ द लाइट और कलर्स ऑफ लाइट टेक्स प्लेस? चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। जो मालूम है वो लिखो कमेंट में। चलो पटपट, कि ऐसे प्रिज्म में क्या जादू हो रही है कि आ रहा है व्हाइट लाइट एंड वो व्हाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर में डिफरेंशिएट हो रहा है, 7 अलग अलग कलर दिख रहे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ ये? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? चलो बोलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ? हर एक कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, हर एक कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, और वेवलेंथ डिफरेंट होने से क्या होगा, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बड़ा आंसर दिया आपने। कंडीशन क्या है देखो, कि प्रिज्म में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। प्रिज्म में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रणव, वेरी गुड। होता क्या है देखो, प्रिज्म में ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एजेस है, यहाँ पे व्हाइट लाइट आके इंसिडेंट हो गई, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरी एज पे और एक बार रिफ्रैक्शन हो गया। इस तरह से ये प्रिज्म की केस में यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होता है। और ये रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, लाइट की बेंडिंग। देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट की बेंडिंग। अब ये लाइट की बेंडिंग डिपेंड करती है एक मीडियम के कांस्टेंट के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं म्यू। म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होती है लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। मतलब गिवन मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करती है। लेकिन हमने इसके जो फॉर्मूले देखे थे उसमें एक फॉर्मूला ऐसे भी था, μ2 by μ1 is equals to λ1 by λ2। μ2 by μ1 is equals to λ1 by λ2। इट मींस यहाँ पे म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, यानी कि वेवलेंथ के ऊपर म्यू डिपेंड कर रहा है। म्यू डिपेंड कर रहा है मतलब कौन डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा, है ना, लाइट की कितनी बेंडिंग होगी थ्रू द गिवन मीडियम, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उस लाइट के वेवलेंथ के ऊपर। क्योंकि मीडियम के लिए म्यू फिक्स है, लेकिन जैसे लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी, वेवलेंथ बदलेगा मतलब कौन बदलेगा, कलर बदलेगा। लिंक लगाओ, एकदम सिंपल है। देखो कंडीशन क्या है कि डिफरेंट कलर्स हैज डिफरेंट वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ अगर चेंज होगी लाइट को बेंड करने की एबिलिटी भी चेंज होगी। इसलिए ये फर्स्ट एज से जब रिफ्रैक्शन होगा तब ये लाइट की जो बेंडिंग है वो हर एक कलर को ऐसे थोड़ा थोड़ा सेपरेट करेगी, लेकिन ये सेपरेशन इतना कम होगा कि हम इसको नेक्ड आई से समझ नहीं सकते। ठीक है, और एक, लेकिन जब इन सब रेज का सेकंड एज पे भी रिफ्रैक्शन होगा, फिर इनकी बेंडिंग जो है वो कंसिडरेबल है, और कंसिडरेबल होने की वजह से हम इनमें जो डिफरेंस है वो ठीक से समझ सकते हैं। इस तरह से लाइट की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है इन डिफरेंट कलर्स। कौन से डिफरेंट, जो है वही नए कलर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते, जो पहले से थे वो थोड़े थोड़े सेपरेट हो गए। क्यों सेपरेट हो गए, क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ डिफरेंट थी। वेवलेंथ डिफरेंट थी, इससे क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट बनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट बनने से क्या हुआ, बेंड करने की एबिलिटी डिफरेंट हो गई, मतलब बेंडिंग डिफरेंट हो गई, मतलब डिविएशन डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिज्म क्या करता है, लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, क्लियर है सबको? चलो कमेंट फास्ट बोलो अभी।
इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे इस डिस्कशन में हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ वाला डिराइव किया है। तो अब कंडीशन क्या है देखो, एज लैम्बडा इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर एंड लैम्बडा इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर, यानी कि लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी, ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन लैम्बडा जैसा है म्यू उसके उल्टा हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। देखो ये रिलेशन समझ में आ गया क्या? एज वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कम होगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। है क्लियर? कम ऑन फास्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, बिकॉज वेवलेंथ फॉर रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉयलेट। चलो क्लियर है क्या? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये होगा कि यहाँ पे जो हमने डेविएशन जो बेंडिंग देखी है ये मैक्सिमम होगी फॉर वॉयलेट कलर एंड मिनिमम होगी फॉर रेड कलर। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेविएशन फॉर वॉयलेट इज मैक्सिमम एंड डेविएशन फॉर रेड इज मिनिमम। जो बोर्ड पे डेटा लिखा है यही सबसे कंफ्यूजिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू प्रिज्म। अगर ये क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आने दो, वो आपको परेशान नहीं करेगा, एकदम सिंपल तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो है क्लियर? यानी कि हमें इतना ये डिस्कशन से कंक्लूड करना था कि व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन ऑकर्स फॉर वॉयलेट एंड मिनिमम डेविएशन ऑकर्स फॉर रेड। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो रही है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग म्यू चेंज होता है। तो लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी, दैट्स व्हाई म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, अब ये सारी बातें क्लियर हो गई, आगे का पार्ट बहुत सिंपल है, यही एक कंफ्यूजिंग बात थी। ठीक है, आगे जो है डायरेक्ट कंसेप्ट उसके फॉर्मूले आएंगे, नया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे मैं लेके आता हूं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म मतलब ऐसा जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 20-15 डिग्री से कम है, वो होता है थिन प्रिज्म। ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये बनेंगे थिन प्रिज्म। तो ये थिन प्रिज्म में कंडीशन क्या होती है? देखो, हमें मालूम है कि अगर एंगल छोटा है तो हम साइन थीटा को डायरेक्टली एज ए थीटा एज्यूम करते हैं, थीटा कंसीडर करते हैं। वही बातें अगर यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूले में पुट करने हैं तो मैं यहाँ पे कंडीशन कंसीडर करूंगा a प्लस डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा बाई 2। ये था ना, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा बिकॉज एंगल स्मॉल है, इसलिए मैंने साइन ऑफ a प्लस डेल्टा बाई 2 को a प्लस डेल्टा बाई 2 लिखा। उसी तरह से साइन ऑफ a बाई 2 को मैं यहाँ पे a बाई 2 कंसिडर कर सकता हूं। कब? अगर प्रिज्म थीन है तो। प्रिज्म थीन है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर टू मच स्मॉल है तो 10, 15, 5, 7 डिग्री ऐसा है, लेस देन 20, लेस देन 18 डिग्री है तो वो थीन प्रिज्म बनेगा। तो थीन प्रिज्म में हम साइन थीटा को डायरेक्टली थीटा कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली एंगल को एज इट इज लिखा है। ठीक है, स्क्रीन कहां पे अटक गई? नहीं नहीं, स्क्रीन चालू है, तुम्हारा कवरेज प्रॉब्लम है संस्कृति। कितने लोगों को स्क्रीन अटक गई? और कोई है जिसको इश्यू आ रहा है स्क्रीन का? नहीं है, ठीक आहे। संस्कृती तू कव्हरेज मध्ये आहे बेटा. अथर्व काय म्हणतोय? वाय साइन थीटा इज थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है बेटा अथर्व, कि अगर ये थीटा 10-12 डिग्री से कम है तो साइन थीटा डायरेक्टली थीटा होता है, कॉस थीटा डायरेक्टली थीटा होता है, टैन थीटा डायरेक्टली थीटा होता है। क्यों ऐसे? क्योंकि रेडियन में उनकी वैल्यू इक्वल होती है। साइन 10 डिग्री रेडियन में जितना आता है वही 10 रेडियन की वैल्यू। साइन 8 डिग्री की जो वैल्यू है वही 8 की वैल्यू है, लेकिन रेडियन में लेंगे तो, इसलिए साइन थीटा डायरेक्टली थीटा कंसिडर करते हैं अथर्व। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी प्रिज्म फॉर्मूले में, तो मुझे प्रिज्म फॉर्मूला मिलेगा म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ, सॉरी साइन तो है ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इंटू ए बना ए प्लस डेल्टा, यानी यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू ए माइनस ए।
यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू बनेगा ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फिर से यहाँ पे लिख के देता हूं मैं कि ये लास्ट में जो डिराइव किया है ठीक से दिख नहीं रहा है, तो ये डेल्टा इज इक्वल्स टू है ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर डिविएशन। एक्सप्रेशन फॉर डिविएशन कब? अगर प्रिज्म छोटा है तो, प्रिज्म थीन है तो। फॉर थीन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल्स टू बना ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, where a is the angle of prism, mu is the refractive index for prism, and delta is the angle of deviation. Clear है यहां तक? ओके, तो यहां पे ये डेविएशन का एंगल मुझे मिल गया। अब इस रिलेटेड आगे के पॉइंट्स आएंगे, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, जैसे डिस्पर्शन था वैसे एंगुलर डिस्पर्शन है। और एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट। देखो ये समझता है क्या, क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट में? एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स। अब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ था? वॉयलेट का। सबसे कम किसका हुआ? रेड का। यानी ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंड इनके फॉर्मूले जो अभी डिराइव किया था वो अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस 1 माइनस ऑफ ए इन ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1। अगर यहाँ पे दोनों में से ए कॉमन लेंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो बोर्ड पे है क्लियर? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, इज दैट क्लियर? कमेंट करो पटपट। ठीक है, क्लियर। अब ये एंगुलर डिस्पर्शन हो गया, उसी तरह न्यू क्वांटिटी आती है। कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं यहाँ पे, एक डेफिनेशन एंड उसका एक फॉर्मूला। नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, अभी डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या है? डिस्पर्सिव पावर मतलब है रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द ratio of angular dispersion to the deviation of mean color। क्या डिस्पर्सिव पावर मतलब? रेशो है। किसका रेशो? अभी जो हमने 2 पॉइंट लास्ट में देखे उनका रेशो क्या था? एक देखो, इसका नोटेशन होता है ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू किसका रेशो बोल रहे हैं हम? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन डिविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर कौन होता है? येलो होता है, तो येलो का डिविएशन। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1। ए कैंसल, यानी डिस्पर्सिव पावर बन गई म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। अगर सेम क्वांटिटी का रेशो है तो इसको यूनिट नहीं होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। इसमें एक स्टेप एडिशनल है, म्यू वाई मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, इसका मीन। एंड वो पुट करेंगे तो इसका और एक सिंप्लीफिकेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस ऑफ 1। ये होगी डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, एक स्टेप की मैथमेटिकल अरेंजमेंट है ये बस, कि मीन कलर का वैल्यू निकालने के लिए म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 लिया और वो यहाँ पे बस पुट कर दिया। ठीक है, ये होगी डिस्पर्सिव पावर। नहीं प्रणव, येलो असतो, येलो, ग्रीन नसतो, येलो। वो आई के सेंसिबल के सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग मीन कलर येलो कंसीडर किया जाता है।
अरे मध्ये येतंय बट सेन्सिटिव्हिटीच्या अकॉर्डिंग येल्लो घेतलेला असतो, ग्रीन नाही घेत आपण. ठीक है, मैथमेटिकल मीन थोड़ी दो. चलो डिस्पर्सिव पावर है क्लियर. आर्या मीन कलर म्हणजे मीन कलर नहीं थी, मीनचं डिविएशन ऑन एन एवरेज. तो येलो का अपन मीन कंसिडर करते हैं सारे कलर में. मीन कलर म्हणजे एवरेज, मीन एवरेज, सबका एवरेज, वो येलो का कंसिडर करते हैं हम. ठीक है, तो क्या क्या हो गया. प्रिज्म, प्रिज्म का नोमेनक्लेचर. प्रिज्म की केस में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए, आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा. एंड फिर वहां से मिनिमम डिविएशन अगर कंसिडर करेंगे तो प्रिज्म फॉर्मूला क्या था. प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस साइन ऑफ, सॉरी, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाई 2. फिर उसमें भी अगर प्रिज्म प्रिज्म थीन है तो वहां पे डेविएशन होगा डेल्टा इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1. फिर आएगा एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर दैट इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर. एंड अभी देखा वो डिस्पर्सिव पावर, रेशो ऑफ डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर दैट इज ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1. ए कैंसिल हो गया यानी ओमेगा बना म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. है क्लियर सबको. yes or no. ठीक है, चलो अब कंडीशन क्या है देखो. यहां पे हमने बेसिक जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रिज्म का वो कंसीडर कर लिया है. अब यहाँ पे एक कंडीशन हो गई थी कि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप न्यूटन एक्सप्लेन कर रहा था. और न्यूटन ने जब एक्सप्लेन किया कि लाइट जब प्रिज्म में आती है एंड प्रिज्म से बाहर निकलती है तो लाइट का क्या होता है, 7 कलर में सेपरेशन होता है. तो न्यूटन का बोलना यह था कि लाइट में 7 कलर थे और उन 7 कलर को प्रिज्म ने क्या किया, 7 पार्ट में मतलब स्प्लिट किया, सेपरेट किया. जब तक वो कंबाइन है तब तक हम उसको एज ए व्हाइट लाइट ट्रीट करते हैं क्योंकि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमारी आईज एबल नहीं है उनको सेपरेट करने के लिए. इसको हमने उसलिए हमने इसको एज ए व्हाइट लाइट का ट्रीट किया था. लेकिन उस टाइम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद में कुछ लोग ऐसे कंक्लूड कर रहे थे कि बेसिकली ये व्हाइट लाइट के 7 कलर्स नहीं है, ये कलर प्रिज्म में थे और व्हाइट लाइट आने की वजह से वो प्रिज्म में से ट्रिगर हो गए. मतलब वहां पे कंफ्यूजन हो रहा था कि ये 7 कलर प्रिज्म में थे और लाइट आके उनको ट्रिगर कर रहा है या 7 कलर लाइट में थे और प्रिज्म उनको सेपरेट कर रहा है. तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने दो बातें प्रूव कर दी थी. एक थी डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. यानी कि क्या देखो कि अगर सपोज यहां पे फर्स्ट प्रिज्म प्लेस किया है तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिज्म में ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इसका रिफ्रैक्शन होके लाइट ऐसे डिफरेंट कलर में सेपरेट होगा. और न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पे दूसरा एक प्रिज्म इस तरह से अरेंज कर दिया. अब ये फर्स्ट वाली प्रिज्म को बोला जाता है क्राउन, इसको बोला जाता है फ्लिंट. और ये क्राउन एंड फ्लिंट की जो एडजस्टमेंट है इससे क्या होता था कि ये पहले प्रिज्म ने जो उनका सेपरेशन किया था, डिस्पर्शन किया था, रिफ्रैक्शन किया था, ये सेकंड वाला प्रिज्म क्या करता है, उस डिस्पर्शन को, उस रिफ्रैक्शन को कैंसिल करता है एंड यहाँ पे ऐसे सिंगल लाइट मिलती है. मतलब क्या हुआ देखो कि अगर प्रिज्म नहीं होते तो लाइट इस डायरेक्शन में जाने वाली थी, अब इस डायरेक्शन में चली जा रही है. मतलब लाइट का डेविएशन तो हुआ लेकिन डिस्पर्शन नहीं हुआ. और इसको प्रूव करने के बाद फिर न्यूटन बोलता है कि अगर ये सारे कलर प्रिज्म में थे, अगर ये सारे कलर प्रिज्म में थे तो इस केस में भी ऐसे 7 कलर दिखने चाहिए थे, 7 छोड़ के 14 दिखने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिख रहे. इसका मतलब ये कलर किस में थे, लाइट में थे, जिसको एक प्रिज्म सेपरेट करता है, दूसरा प्रिज्म अपोजिट रखा है तो उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है. ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला गया था एज ए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, क्राउन एंड फ्लिंट का मतलब दो प्रिज्म का. अगर उसमें हम कंसीडर करेंगे पहले प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, दूसरे का ए डैश है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है.
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बेसिकली डेविएशन तो हो रहा है लेकिन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब डेल्टा फॉर वाई, मीन कलर लेंगे, माइनस डेल्टा फॉर वाई डैश इज नॉट इक्वल टू 0, बट डेल्टा फॉर v माइनस डेल्टा फॉर r माइनस डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा r डैश इज इक्वल्स टू 0। देखो कंडीशन क्या है, जो डायग्राम में वही इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट प्रिज्म में लाइट आ रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है, सेपरेट हो रही है, एंड दूसरा प्रिज्म उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनको रिफ्रैक्ट कर रहा है, सो दैट लाइट का जो सेपरेशन था यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। यानी जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होके बाहर निकल रही है, एमर्ज हो रही है, उसका डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन इस डेविएशन में वहां पे कोई भी डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। यानी कि क्या कि लाइट जो है वो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पहले प्रिज्म का एंड दूसरे प्रिज्म का डेविएशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों का एंगुलर डिस्पर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यानी पहले का सेपरेशन एंगुलर डिस्पर्शन माइनस दूसरे का एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल किया इसलिए वहां पे डिस्पर्शन नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, मतलब ये क्या है, ये है एंगुलर डिस्पर्शन, जिसका फॉर्मूला क्या था, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। अब इसको हमने अभी प्रूव किया था, इसका फॉर्मूला था ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर इज इक्वल्स टू ये बनेगा ए डैश इन ब्रैकेट म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। चलो बोर्ड पे जो लिखा है देखो एक बार, क्लियर है क्या? ठीक है, ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है जिसमें न्यूटन क्या कर रहा है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन प्रूव कर रहा है। मतलब प्रिज्म की एडजस्टमेंट है, फर्स्ट वाला प्रिज्म है जो डिस्पर्शन करेगा लाइट का, उसको सेकंड वाला प्रिज्म कैंसिल कर रहा है। यानी नेट डिस्पर्शन 0 होगा लेकिन नेट डेविएशन नॉन 0 होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश नॉट इक्वल टू 0, नेट डेविएशन 0 नहीं है, लेकिन इनकी सब्सट्रैक्शन 0 है क्योंकि नेट एंगुलर डिस्पर्शन 0 है। चलो, है क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब इसमें देखो, मैं एक्चुअल जो इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिला है इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट करने वाला हूं। ये जो यहाँ पे ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर था, इसको मैं म्यू आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला हूं। अगर लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। मतलब ये ए डैश इन ब्रैकेट म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू म्यू आई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, ये एडजस्टमेंट करने वाला हूं। सिर्फ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, किससे, यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1 इस साइड में एंड म्यू वाई डैश माइनस 1 इस साइड में। और ये मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करने के बाद में जो एडजस्टमेंट मिलेगी मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। ये इस तरह से बनेगा, ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। सिर्फ मैंने क्या किया, ये म्यू वाई माइनस 1 इसके नीचे लिखा एंड ए इसके बाजू में लिखा। वही यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं कि क्या होगा, ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 सेकंड के लिए इसलिए डैश डैश इनटू म्यू वी माइनस म्यू आर डैश डैश अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये भी डैश। बट ये जो रेशो है इसको हमने पहले ओमेगा बोला है, यानी डिस्पर्सिव पावर। उसी तरह से ये जो रेशो है ये भी क्या होगा, ओमेगा डैश होगा। अगेन ये जो कांस्टेंट है इसको हम डेल्टा बोलते हैं और इसको हम डेल्टा डैश बोलेंगे। यानी यहाँ पे रिलेशन आ गया डेल्टा इंटू ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा डैश इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो मिला है मुझे आगे इसको एक स्टेप में यूज करना था, इसलिए ये सारी अरेंजमेंट थी। ठीक है, चेक इट वंस, कम ऑन फास्ट। क्लियर है? आहे का गेले कवरेज गेलो? ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में एक लास्ट स्टेप आ गई बस। कौन सी लास्ट स्टेप? यहां पे क्या हो रहा था, डेविएशन हो रहा था और डेविएशन में डिस्पर्शन नहीं हो रहा था।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लूंगा कि डेल्टा माइनस डेल्टा डैश वाई इज इक्वल्स टू, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 माइनस ऑफ ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1, ये दूसरे के लिए इसलिए डैश डैश होगा। अब इन दोनों में से मैं यहाँ पे ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, तो इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए डैश इन ब्रैकेट म्यू वाई डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1। बट ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, डेल्टा का, ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ये डैश मतलब ये कौन है, डेल्टा डैश अपॉन ये कौन है, डेल्टा, ये हो गया फिर नेट डेविएशन। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो उसमें डेविएशन का फॉर्मूला आता है डेल्टा डैश डेल्टा वाई माइनस डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा। ठीक है, सिंपली क्या किया है हमने यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला था डेविएशन के सब्सट्रैक्शन का, अब ये डेल्टा इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। बस ये y के लिए था तो पहले कंडीशन में ये y के लिए लिया, दूसरी कंडीशन में a एंड म्यू की वैल्यू डिफरेंट थी तो ये डिफरेंट ली। दोनों में से मैंने a इन ब्रैकेट म्यू y माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर लिखा, और इसको बाहर लिखने के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे 1 बचा था 1 और यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए डिवाइड करके ये इक्वेशन मिला। ये फॉर्मूला डेल्टा डैश का था, ये डेल्टा का था, एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे मैं और एक अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कौन सी, कि डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। बस ये डेल्टा इधर लेके गया, ओमेगा डैश इधर लेके आया, देखो बोर्ड पे ध्यान से, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू बना ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू बना ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। एंड इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो फाइनली मुझे फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज के वर्कशीट में क्वेश्चंस आएंगे। तो इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन था इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ठीक है, कब, जब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हो रहा है तो नेट डेविएशन इज गिवन बाय, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया है बाकी सारे इक्वेशन के स्टेप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ दो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेप वाइज, बस ये फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, नेट डेविएशन इज गिवन बाय, नेट डेविएशन इज गिवन बाय क्या है फॉर्मूला, डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, फिनिश्ड। ठीक है, अब तक के डिस्कशन को भूल गए तो भी चलेगा, बस ये स्टेटमेंट जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अथर्व, बाकी स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर, सब लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं इससे, यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होने वाला था, सिर्फ डेविएशन होने वाला था, एंड वो डेविएशन कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव करके बोर्ड पे लिखा है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे रिमेंबर करना है। ठीक है, डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ये डेल्टा हमेशा y का लेते हैं अपना मीन कलर का। ठीक है, वेयर ओमेगा का मतलब, व्हाट इज ओमेगा, आर्या व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, अरे ओमेगा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर है ना, फॉर क्राउन, ओमेगा डैश डिस्पर्सिव पावर फॉर फ्लिंट, हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन था जिसमें हमने क्या किया कि डेविएशन किया लेकिन डिस्पर्शन नहीं होने दिया था। न्यूटन ने सेम पार्ट को इस तरह से प्रूव किया था जिसमें डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो सेम पार्ट हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे जिसमें हमें क्या करना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन करना है। ये फॉर्मूले जो लास्ट लाइन में लिख के दे रहा हूं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं भूलना है, बाकी डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मतलब न्यूटन ने सेम अरेंजमेंट करने के लिए फिर से प्रिज्म को इस तरह से अरेंज किया था कि यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद लाइट रिफ्रैक्ट होके इस तरह से डिस्पर्स हो गई, और बाद में जो है अगेन लाइट का डिस्पर्शन तो हो गया, लेकिन ये जो मीन कलर है
ये पहले कलर के पैरेलल डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल करने लगा। मतलब ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इस तरह से जाता, लेकिन अभी जो है वो डिस्पर्शन हो रहा है, और डिस्पर्शन में ये जो मीन कलर है वो पहले कलर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं होगा, मीन कलर इंसिडेंट रे के पाथ में ट्रैवल करेगा, लेकिन हाँ मीन कलर हमेशा येलोज गेज है, ठीक है। लेकिन जो है लाइट का डिस्पर्शन हमें ऑब्जर्व होगा, यानी कि डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश इक्वल टू 0 होगा। कहां पे, ये डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में। लेकिन जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, ये अब नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए मतलब इसका एंगल, ए डैश मतलब इसका एंगल, म्यू मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू डैश मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बोर्ड पे दो इक्वेशन लिखे हैं, जो स्टेटमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। अब फिर से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डैश, यानी कि ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है डायग्राम रब कर देता हूं, यहां पे इक्वेशंस लिखता हूं। ये डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन कर रहे हैं हम, तो कंडीशन क्या है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 है। इट मींस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डैश है, यानी कि ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए डैश इन ब्रैकेट म्यू वाई डैश माइनस 1, ये कंडीशन है। और हमें नेट डिस्पर्शन फाइंड करना है, तो डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर माइनस ऑफ डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस ऑफ, इसका फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट ए डैश इन ब्रैकेट म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। सिर्फ फॉर्मूले पुट किए, नया कुछ भी नहीं किया है। देखो क्लियर है क्या दोनों स्टेप, कम फास्ट, क्लियर है क्या? अरे हाँ नहीं बोलो। ओके, अब इसको क्या करूंगा मैं, सिंपली इसको एंड इसको दोनों साइड को ये म्यू आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद क्या इक्वेशन बनेगा, देखो बोर्ड पे, ये बनेगा ए इन ब्रैकेट म्यू वाई माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। देखो इसको मैंने क्या किया, ये म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया वो ए के बाजू में लिखा, डिवाइड किया वो इसके नीचे लिखा, माइनस इसको भी सेम करेंगे तो क्या होगा, ए डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू 1 डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। अब यहाँ पे इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा बोलते हैं, इसको अपन डेल्टा डैश बोलते हैं, एंड इसको अपन ओमेगा डैश बोलते हैं। यानी इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, डेल्टा फॉर वाई इंटू ओमेगा माइनस डेल्टा फॉर वाई इंटू ओमेगा डैश। देखो ये डेल्टा डैश वाई था, लेकिन हमने पहले प्रूव किया है कि दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी डेल्टा वाई डैश को डेल्टा वाई लिखा है, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा डेल्टा वाई इन ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये नेट एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, देख लो स्टेप बाय स्टेप। यानी कि पहले जैसा मैं यहां पे भी एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो रहा है, when dispersion is there without deviation, then net angular dispersion is equals to delta for y in bracket omega minus omega dash। ये स्टेटमेंट अगर ठीक से याद किया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक स्टेप में आंसर सॉल्व होगा। लेकिन अगर ये कंफ्यूज कर गया
पहले कौन है, डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, एंड अभी कौन है, डेल्टा इन ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फॉर्म्युला कशाचा आहे बोर्डवर लिहिलंय बघ, कि जब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन है, तब क्या होता है, ये दोनों केसेस है। ये कब एप्लीकेबल है, अगर वहां पे डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, तो नेट डेविएशन कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, नेट डेविएशन का, एंड ये किसका है, ये है नेट एंगुलर डिस्पर्शन का। अभी एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के दिया है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल बात है। दो कंडीशन है, दो एक्सपेरिमेंट में दो सिचुएशन है, एक बार डिविएशन होगा डिस्पर्शन नहीं होगा, एक बार डिस्पर्शन होगा डिविएशन नहीं होगा। ठीक है, एंड दोनों केस में जब हमें डिस्पर्शन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला है, एंड नेट एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला है, दोनों लिख के दिए है। चलो बोर्ड पे देख लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अगर क्लियर हो गया तो बाकी सारी बातें सिंपल है। ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसलिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में बोल दिए डेरिवेशन, इनके डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस जो स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिख के दिए है, एंड अभी सर्कल करके जो अंदर लिखा है उसके ऊपर फोकस करो। छोड़ दो आकांक्षा, वो इंपॉर्टेंट नहीं फिर। सिंपल बात है कि जब दो प्रिज्म की एडजस्टमेंट की जाएगी, एक बार क्या होगा, डेविएशन होगा विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन होगा डिस्पर्शन नहीं होगा, तो उस केस में डेविएशन कितना होगा, डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, डेल्टा वाई इज द डेविएशन, ये वाई हमेशा डेल्टा वाई लेते हैं अपन ना, मीन कलर का। ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर ऑफ द क्राउन, पहला प्रिज्म, ओमेगा डैश इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट, मतलब दूसरा प्रिज्म जो उल्टा रखा था। लेकिन अगर वहां पे डिस्पर्शन हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, तो कितना होगा डिस्पर्शन, इतना होगा, डेल्टा इन ब्रैकेट ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। डेल्टा का मतलब फिर से डेविएशन ऑफ मीन कलर, ओमेगा मतलब डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा डैश मतलब डिस्पर्सिव पावर किसकी, फ्लिंट की, ओमेगा मतलब क्राउन की। इतना सिंपल है, क्यों सोच रहे हो उसको इतना। दो ही तो केस है, एक तो डेविएशन होगा कितना होगा उसका फॉर्मूला है, एक तो डिस्पर्शन होगा कितना होगा उसका भी फॉर्मूला है। चलो क्लियर है क्या, चलो कमेंट में कमेंट करो फास्ट। ओके, अब हो गया, इतना ही बातें इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू प्रिज्म। इसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है एट एनी हाउ। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लो। इन केस ऑफ प्रिज्म, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, मतलब प्रिज्म में से लाइट इमर्ज नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हमें देखना है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, देखो, जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, तो ये इधर नहीं जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब R2 मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये ग्रेटर देन थीटा सी, यानी क्रिटिकल एंगल होगा, या फिर डायरेक्टली मैं उसको सी बोलता हूँ, R2 ग्रेटर देन सी होगा तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है सबको। लाइट रे बाहर कब नहीं जाएगा, जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, यानी R2 ग्रेटर देन सी है, तब यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड लाइट रे जो है वो प्रिज्म के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब बेसिकली कंडीशन क्या है, देखो ये कब पॉसिबल होता है, जब ये लाइट रे जो है यहाँ पे नॉर्मली मतलब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 90 डिग्री से इंसिडेंट होता है। ये फिक्स कंडीशन है, क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें लाइट रे इमर्ज नहीं होने देना है, उसके लिए प्रिज्म की कंडीशन क्या होगी ये हम देख रहे हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, तो पहली कंडीशन तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये R2 जो है वो यहाँ पे सरफेस के क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर चाहिए, ये बात होगी। दूसरा, लाइट रे यहाँ पे मैक्सिमम एंगल से इंसिडेंट होना चाहिए। अब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना पॉसिबल है, 90 पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एज पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, तो यहाँ पे μ1 एयर थी इसलिए 1, आई मैंने 90 लिया है, साइन 90 ये बन गया 1,
μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, यानी म्यू इंटू ये हो गया साइन ऑफ आर, यानी साइन आर इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 1/μ मिला, यानी कि ये आर कौन सा है फर्स्ट साइड पे, मतलब ये R1 है, तो ये R1 बना साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। R1 क्या बना साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, एंड इसी को अपन क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि R1 प्लस R2 अगर ये ग्रेटर देन 2c है तो यहाँ पे TIR होगा, मतलब लाइट रे इमर्ज नहीं करेगा। कैसे देखो कि यहाँ पे R1 मतलब C है, R1 एंड R2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, R2 पहले C से ग्रेटर है, मतलब देखो C अगर 10 है तो R1 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, R2 कितना है 11 है, तो R1 प्लस R2 इनकी सम C के डबल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 10 प्लस 11 इज ग्रेटर देन 20। इस तरह की ये कंडीशन मिल गई, R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2C। लेकिन होता क्या है, बट प्रिज्म की केस में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू है A, यानी कि यहाँ पे मुझे कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस कितनी मिली, A इज ग्रेटर देन 2C, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/2 इज ग्रेटर देन C। अगर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर हमें वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 2C से क्रिटिकल एंगल के डबल से बड़ा चाहिए, या फिर A/2 मस्ट बी ग्रेटर देन C, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में साइन इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये बनेगा साइन ऑफ A/2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ C, बट साइन C को हम क्या कंसीडर करते हैं एज ए 1/μ, यानी कि ऊपर का इक्वेशन बनेगा साइन ऑफ A/2 इज ग्रेटर देन 1/μ। अगर मैं दोनों साइड में रेसिप्रोकल लूंगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ऑफ A/2, ये लेस देन म्यू बनेगा, क्योंकि साइन भी उल्टा होगा रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, एक A मस्ट बी ग्रेटर देन 2C एंड दूसरा म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कोसेक ऑफ A/2। प्रणव काल परवा वर्कशीट मध्ये काहीतरी तू विचारत होता, वो कंडीशन यहाँ पे प्रूव होती है। ठीक है, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, A angle of prism must be greater than 2 into C, where C is the critical angle and mu is greater than cosec of A/2। चलो क्लियर है सबको। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस मतलब इस तरह की कंडीशन अगर हो गई तो वहां पे लाइट रे जो है वो सेकंड मीडियम में एंटर नहीं करेगा, मतलब वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, करता है क्या लेक्चर, कुठे गेले सगळे? तो ये हो गई कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। अब उसी तरह से एक दो स्टेप में फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वर्कशीट में आ सकते हैं। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब इमर्जेंट रे ट्रेवल अलोंग नॉर्मल, प्रिज्म में से जो लाइट इमर्ज हो रहा है वो नॉर्मल के अलोंग अगर जा रहा है तो उसको बोला जाता है ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या है ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब कि लाइट रे अगर नॉर्मल के अलोंग ट्रैवल कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उस केस में क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। और इस ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन A माइनस ऑफ कॉस। ठीक है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बस एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको एज इट इज रिमेंबर करना है। ठीक है, ग्रेजिंग इमर्जेंस इज गिवन बाय I इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन A माइनस कॉस ऑफ A। ठीक है, ये सारा डेटा ऑलरेडी मॉड्यूल में मैंने दिया भी है, एंड आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया है एक ही पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ओनली प्रिज्म। एकदम सिंपल बात थी, इसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। और देखो मॉड्यूल में जो है आपको मॉड्यूल भी कंप्लीट करना है आज, तो मॉड्यूल में अप टू कंसेप्ट एप्लीकेशन 7, कंसेप्ट एप्लीकेशन 7 तक का सारा पार्ट मुझे मॉड्यूल में से क्लियर चाहिए। अभी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लास्ट पार्ट बचता है,
दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, जिसमें हमें लेंसेस इंट्रोड्यूस करने हैं। वो एकदम चिल्लर है, एकदम सिंपल है, जो मिरर की केस थी वही लेंस के केस में आने वाला है। ठीक है, बस आज के लेक्चर का जो कंटेंट हुआ है उसको एकदम बाय हार्ट, एकदम 100% डिवोशन देके प्रिपेयर करो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है। इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिफ्लेक्शन, प्लेन एंड कर्व, रिफ्रैक्शन, कर्व एंड प्लेन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब पे मिला के दूसरा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन प्रिज्म पे फिक्स आता है। इसलिए इसकी थ्योरी 100% प्रिपेयर करो। आज जो डीपीपी मैं देने वाला हूं उसको 10 PM तक कंफर्म कंप्लीट करो, क्योंकि 10 to 11 डाउट सेशन के बाद आज के आज टेस्ट होने वाली है प्रिज्म के ऊपर। और साइमल्टेनियसली ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको मॉड्यूल में, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने का ट्राई करो। प्रिज्म का टास्क जो है आज हमें कंप्लीट करना है, खत्म करना है। ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट लेंसेज फ्रॉम टुमारो। तो प्रिज्म में क्या क्या देखा था इन शॉर्ट? सबसे पहले प्रिज्म मतलब क्या है, उसका बेसिक नोमेनक्लेचर, डेफिनेशन। देन प्रिज्म में होने वाला जो फेनोमेनन है दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। देन इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक R1 + R2 इज इक्वल्स टू ए वाली, दूसरी I + E इज इक्वल्स टू A + डेल्टा, तीसरा म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A + डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाई 2, ये प्रिज्म फॉर्मूला। उसके बाद में मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म A इन ब्रैकेट म्यू -1। उसके बाद में एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा V - डेल्टा R इज इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट म्यू V - म्यू R। उसके बाद में ओमेगा डिस्पर्सिव पावर डेल्टा V - डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y, दैट इज इक्वल्स टू म्यू V - म्यू R अपॉन म्यू Y -1। उसके बाद में डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, अगर ऐसे बोलेंगे तो नेट डेविएशन था डेल्टा इन ब्रैकेट 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। उसके बाद में था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन के बिना डिस्पर्शन, और वो था डेल्टा इन ब्रैकेट ओमेगा - ओमेगा डैश। ठीक है, इतनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बातें थी। एंड इसके साथ हमने देखा था कि कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन 2c होगा, या फिर कोसेक ऑफ A/2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन म्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस एंड उसके बाद में ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए कंडीशंस देखी थी। तो जो बोर्ड पे लिखा है उतना थ्योरेटिकल पार्ट पहले प्रिपेयर करो। सारे हैंड रिटन नोट्स के पिक्स मुझे चाहिए ग्रुप पे, साइमल्टेनियसली आई एम अपलोडिंग डीपीपीज। ठीक है, 2 to 3 डीपीपीज होगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको किसी भी हालत में आज का आज कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मैं प्रिज्म पे टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। कल हमें लेंस स्टार्ट करनी है एट